नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें, तालाब, वन, वन्यजीव, कृषि और जो आपकी कृषि की जो रिलेटेड फसलें हैं और आपका जो खनिज संसाधन होते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या मिलता है, सोना, चांदी, हीरा, ठीक है, या मैग्नीज, जस्ता, तांबा, या फिर कौन कौन सी नदियां हैं, वो सारे हम यहाँ आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो ना हो इस वीडियो में से तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में पहला है आपका हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो गंगा है, यमुना है, काली, शारदा है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है और राप्ती है, ठीक है। ये वो नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गोमती, वरुणा, पांडव, सई और ईशन। ये कौन सी हैं? ये मैदानी भाग से निकलती हैं और वो पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, यानी आपका जो हिमालय है वहां से निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं? और तो इसमें सबसे पहले नदी आती है आपकी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन, कन्हार, रिहंद, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई 1450 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना, ठीक है। ये कौन सी नदियां हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा में उसके बाएं साइड से आकर मिलती, ठीक है, बाएं और दाएं साइड से। अब उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, व बागमती। और दक्षिण किनारे से आकर मिलने वाली नदियां यमुना और टोंस, टोंस और सोन, सॉरी, इसमें टोंस नहीं होगा, इसमें सिर्फ यमुना और सोन होगा, ठीक है। यमुना और सोन नदी जो होती है गंगा में उसके दाहिने साइड से आकर मिलती हैं और बाकी नदियां उसके बाएं साइड से आकर मिलती हैं। इसके बाद है गंगा नदी यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। गंगा नदी कहाँ पर मिलती है? यमुना से, यमुना और सरस्वती से। तो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है? गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा क्या कहलाती है? भागीरथी। जहाँ से गंगा निकलती है उसको गंगा नहीं, उसको भागीरथी कहते हैं, आगे जाके वो गंगा बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका भागीरथी व अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा ही क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, वहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है, ठीक है। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से कहाँ से मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। अगर आपको नदियों को थोड़ा क्रम समझना है तो आप मेरे ज्योग्राफी सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप एक वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 6 मिनट की वीडियो है, 6-7 मिनट की। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको गंगा नदी के बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। तो पहाड़ों से निकलकर गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर आती है? तो आपकी आती है वो हरिद्वार के अंदर, ठीक है, हरिद्वार के अंदर। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जो आपका बिजनौर जनपद है वहां से एंटर करती है गंगा नदी, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होते हुए बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी आकर मिल जाती है। तो कन्नौज में गंगा में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो रामगंगा
कन्नौज में आकर मिल जाती है गंगा से। इसके बाद में गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है, ठीक है। गंगा नदी आखिर में कहाँ पर आके खत्म हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में आकर, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, ठीक है, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़ मुक्तेश्वर। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे व वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट यमुना। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना। और यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, ठीक है। इसके अलावा जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज और कौशाम्बी, ये वो जिले हैं जहाँ से आ, जहाँ से यमुना नदी उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है, ठीक है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास आकर मिल जाती है। तो चंबल यमुना में कहाँ पर आकर मर्ज होती है? तो इटावा में। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर में के निकट आकर मिल जाती है, ठीक है। बेतवा कहाँ मिलती है? यमुना से हमीरपुर में आकर। इसके अलावा बांदा में भोजा के निकट यमुना नदी किससे मिलती है? केन नदी से आकर मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां हैं, उनकी लंबाइयां, जैसे गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर टोटल, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, टोटल नदियां। और अरे ये निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। घाघरा तिब्बत से निकलती है, लंबाई 1080 किलोमीटर। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, लंबाई 965 किलोमीटर। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, लंबाई 780 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा रामगंगा, रामगंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, लंबाई 696 किलोमीटर। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका राप्ती। तो राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से, लंबाई 640 किलोमीटर। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से, लंबाई 590 किलोमीटर। गोमती उत्तर प्रदेश से, लंबाई 980 किलोमीटर, 940 किलोमीटर। केन मध्य प्रदेश से, लंबाई 427 किलोमीटर। टोंस मध्य प्रदेश से, लंबाई 264 किलोमीटर। शारदा उत्तराखंड से, लंबाई 350 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें इस प्रकार हैं आपके, जैसे कीठम, कीठम या सूर सरोवर, इसको कीथम भी बोल देते हैं, कीथम, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं आपका दूसरा नाम? दूसरा नाम इसका कीथम भी हो जाता है, ठीक है। कीथम भी हो जाएगा इसका दूसरा नाम, कीथम। तो कीथम झील कहाँ पर है आपकी? जो आपकी कीथम झील है, कीथम, ठीक है। कीथम है आपकी आगरा के अंदर, ठीक है, आगरा के अंदर है। गौर झील कहाँ पर है? रामपुर के अंदर है। बड़ा ताल कहाँ पर है? शाहजहांपुर के अंदर है। बरुआ सागर झांसी के अंदर। कुंदरा समुद्र उन्नाव के अंदर। मदन सागर महोबा के अंदर। सुरहा ताल बलिया के अंदर। करेला लखनऊ के अंदर। समसपुर झील रायबरेली के अंदर। राधाकुंड झील मथुरा के अंदर। बलहा बलहापारा झील कानपुर के अंदर। राजा राजा का बांध झील सुल्तानपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट झील है आपकी कुछ और, जैसे टांडा दरी या दरार गर्द मिर्जापुर के अंदर। बेला सागर ये कृत्रिम झील है, ये महोबा के अंदर है। चितौरा झील बहराइच के अंदर है। और दरवन झील कहाँ पर है? अंबेडकर नगर के अंदर। औंधी ताल कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है। मोती झील कहाँ पर है? कानपुर शहर के अंदर है।
रामगढ़ ताल झील गोरखपुर के अंदर है, और शेखा झील अलीगढ़ के अंदर है। तो एक बार आप यहाँ मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कौन सी झील किस तरफ पड़ रही है। थोड़ा मैप में आपको और आसानी महसूस होगी इस चीज़ में। जैसे सुक्करताल, सुक्करताल झील कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर है आपका, मुजफ्फरनगर के अंदर सुक्करताल है आपका। ये रामताल है, रामताल कहाँ पर है आपका? मेरठ के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में ये गौड़ झील दिख रही है आपको। ये गौड़ झील कहाँ दिख रही है? ये कहाँ दिख रही है आपको? ये दिख रही है रामपुर के अंदर, ठीक है। रामताल मेरठ में, और गौड़ झील रामपुर के अंदर। और लीलोर झील कहाँ पर है? ये आपको बरेली के अंदर दिख रही है। फुलहर झील कहाँ दिख रही है आपको? पीलीभीत के अंदर। और बड़ा ताल गोकुर कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपका शाहजहाँपुर के अंदर। देखा, ये मैप दिख रहे हैं ना आपको? तो आपको ये भी देखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक हैं ये, तो उससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको झील दिख रही है लाख झील, बहोसी ताल और देवरिया ताल। ये दिख रही है कन्नौज। कन्नौज जो है हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और कानपुर देहात, इससे इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, करेला झील, करेला कहाँ पर है? ये लखनऊ के अंदर है, ठीक है। करेला कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। इसके बाद में चितौरा, चितौरा कहाँ है? ये रहा, ये आपका बहराइच है, ठीक है, यहाँ पर है। इसके बाद में ये आपका पार्वती और अर्गाताल, ये कहाँ रहा है? पार्वती अर्गाताल गोंडा, गोंडा बस्ती जो है आपका बहराइच, उसके नज़दीक है। अयोध्या के नज़दीक भी है ये, ठीक है। इसके अलावा बखीरा झील, तो बखीरा झील कहाँ पर है आपकी? तो बखीरा झील है आपकी, देखो ये लिख रहा है ना यहाँ पर, ये बरेली और ये गोरखपुर, और यहाँ पर ये आपका पड़ जाएगा, ये संत कबीर नगर के अंदर पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट झील है आपकी यहाँ पर रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? ये गोरखपुर के अंदर है, ठीक है। गोरखपुर से लगे हुए जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, ठीक है। और ये संत कबीर नगर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और झीलें देख लेते हैं, जैसे नवाबगंज, नवाबगंज झील और कुंदरा समुंदर, ये कहाँ पर है? उन्नाव के अंदर है। उन्नाव की सीमा लखनऊ से लगी है, रायबरेली से लगी है, कानपुर नगर से लगी है, और उधर हरदोई से लगी है, ठीक है। इसके अलावा बरवा सागर और लक्ष्मी ताल, ये कहाँ पर है? ये है झांसी के अंदर। और झांसी जिला जो है आपका ललितपुर से लगा है। झांसी आपका जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसके अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा मोती झील, मोती झील कहाँ पर है? कानपुर नगर के अंदर है। कानपुर का सीमा उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, ठीक है, इनसे लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट झील क्या है आपकी? बेला सागर झील। बेला सागर झील कहाँ पर है आपकी? ये बेला सागर और मदन सागर, ये दोनों की दोनों झील आपकी महोबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि बुंदेलखंड वाला रीजन है। मोराई ताल कहाँ पर है? ये फतेहपुर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? फतेहपुर के अंदर है। इसके अलावा समसपुर झील और विसेंधा ताल, ये कहाँ पर है आपकी? ये रायबरेली जो है, अमेठी रायबरेली, वहाँ पर है, ठीक है। और बेती झील कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है बेती झील? प्रतापगढ़ के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट झील है आपकी राजा का बांध और भोजपुर ताल। राजा का बांध और भोजपुर ताल, ये कहाँ पर है? ये सुल्तानपुर के अंदर है। सुल्तानपुर की सीमा अयोध्या, अमेठी, इसके बाद में आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर और प्रतापगढ़, इनसे लगती है। इसके बाद है सुरहा ताल। सुरहा ताल बलिया जिले के अंदर है आपकी, ठीक है। जो बलिया जिला जो है बिहार से लगता है। आंधी ताल, आंधी ताल कहाँ पर है आपकी? वाराणसी के अंदर है, ठीक है। आंधी ताल कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है झील। टांडा दरी ताल और सिरसी जलाशय है, यानी दरार गर्थ, ये कहाँ पर है आपकी? मिर्जापुर के अंदर है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील है, और ये बनी है आपकी सोनभद्र के अंदर, ठीक है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है सोनभद्र, वहां पर है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में यमुना नदी वृहद चाप का निर्माण करती है। एक चाप के आकार में बहती है, कुछ चाप इस तरीके का बनती है, ठीक है, इस तरीके से बनाती है ऐसे। तो कैसे बनाती है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। रामगंगा नदी जो गंगा की सहायक नदी है, तो ये हिमालय की तो दूधा टोली श्रेणी है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल वाला जो रीजन है उत्तराखंड का, वहां से निकलती है।
रामगंगा नदी कार्बोट नेशनल पार्क से होती हुई बहती है, ठीक है। जो का उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है कार्बेट कार्बेट, तो कार्बेट कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में है, तो वहां से होते हुए बहती है, ठीक है। इसके अलावा रामगंगा कालागढ़, रामगंगा नदी कालागढ़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में, आ, निकट बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश में। वहां से उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। शारदा नदी, शारदा नदी का उद्गम कहाँ है? कुमाऊं हिमालय से। मिलाम ग्लेशियर है, वहां से निकलती है शारदा, और वहां से प्रारंभ में इसे काली गंगा या गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है, बाद में शारदा बन जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। शारदा नदी पीलीभीत नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। पीलीभीत से नेपाल की सीमा निर्धारित कौन करता है? शारदा नदी करती है। इसके अलावा शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? शारदा नदी है। शारदा व घाघरा नदी का उद्गम बहराम घाट के निकट होता है, ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो, ठीक है। क्या है? मापचा चुंगो ग्लेशियर है आपका तिब्बत के अंदर, वहां से निकलती है आपकी घाघरा। और घाघरा नदी की सहायक नदियों में करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक, ये क्या हो जाएंगी? ये घाघरा नदी की सहायक नदियों में हो जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सरयू नदी। तो ये जो आपकी घाघरा नदी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी जानी जाती है आपकी सरयू नदी के नाम से भी जानी, ठीक है। घाघरा सरयू के नाम से भी जानी जाती है। और सरयू नदी के किनारे कौन सा जिला बसा हुआ है उत्तर प्रदेश का? तो अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। 1080 किलोमीटर तक प्रभावित होने वाली यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। राप्ती नदी, राप्ती नदी का उद्गम स्थान रुकम कोट में है। किस में है? रुकम कोट में, नेपाल के अंदर। राप्ती की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है राप्ती की? रोहिणी, ठीक है। कौन सी है? रोहिणी है। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम देवरिया और बरहज नामक स्थान पर होता है। फिर है आपका चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है? जानपाव पहाड़ी, ठीक है, महू मध्य प्रदेश से। चंबल के प्रमुख सहायक नदियों में काली, सिंध, पार्वती और बनास, यह चंबल की सहायक नदियों में आती हैं। इसके अलावा चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। उनके सीमाओं से बहते हुए जाती है, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी के ऊपर बनाए गए बांध में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। चंबल नदी अपने अवनलिका अपर्दन, यानी क्या होता है ना, जब नदी जाती है ना तो इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से ही बहती है ऐसे करके, और ये चंबल वाले रीजन में ही बहती है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीहड़। तो अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से आकर मिल जाती है। अब बात करते हैं बेतवा की। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है, और ये निकलती है विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से आकर मिल जाती है। इसका संस्कृत नाम क्या है? इसका संस्कृत नाम है आपका वेतवती, ठीक है। क्या है? वेनवती जो है इसका संस्कृत नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का जो निर्माण है वो राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेतवा नदी पर निर्मित एक बांध है जिसका नाम है राजघाट बांध। तो राजघाट बांध को है वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा केन नदी, केन नदी का उद्गम कहाँ पर है? कैमूर पहाड़ियों से होता है। कैमूर पहाड़ी आपकी जो सतपुड़ा रेंज है उसी में आती है, ठीक है। इसे कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी व यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? भोजा बांदा में। इसके बाद आती है आपकी सोन नदी। सोन जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसके दाहिने साइड से आकर उसमें मिलती है। सोन नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश, सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर,
सोनभद्र जिलों से होकर प्रभावित होती है और ये निकलती है आपकी मध्य प्रदेश रीजन से, ठीक है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कनर और उत्तरी कोयल है। इसके बाद आता है गोमती, जो कि आपकी यमुना की सहायक नदी है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है, ठीक है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है गोमती नदी? उत्तर प्रदेश के फुलहर झील, जिसको गोमलताल झील भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है फुलहर झील? पीलीभीत के अंदर है। इसके बाद में गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होते हुए कहाँ कहाँ बहती है? तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जिले से होकर बहते हुए फाइनली गाजीपुर जिले में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और ये जो आपके जिले मैंने बताए हैं, ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? ये बसे हुए हैं आपके गोमती नदी के किनारे, ठीक है। इसके अलावा गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियां गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी और कथना, ठीक है। ये गोमती नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी कुछ आपकी। इसके अलावा एक आती है आपकी टोंस। टोंस नदी का उद्गम क्या है? तरमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जल प्रपात यानी वाटरफॉल या झरने बने हुए हैं। टोंस और गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। ज्ञात है कि टोंस नदी एक अन्य नदी जो यमुना में आकर मिल जाती है का जो उद्गम है वो बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, ठीक है। परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद में अन्य नदियां देख लें कुछ उत्तर प्रदेश में बहने वाली, जैसे हिंडन, ये यमुना की सहायक नदी है। यह सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक रेंज से निकलती है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और उनकी बात कर लेते हैं बांधों की, जैसे गोविंद वल्लभ पंत बांध, ये कहाँ पर है? ये रिहंद नदी के ऊपर है और पीपरी सोनभद्र में है। ओबरा बांध कहाँ पर है? रिहंद नदी के ऊपर, ये रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के अंदर है। माता टीला बांध ये बेतवा नदी के ऊपर है और ललितपुर जिले में है। मुनसा खंड बांध करमनासा नदी के ऊपर है, चंदौली जिले में है। जिरगा बांध जिरगो नदी के ऊपर मिर्जापुर में है। अहरोरा बांध गहराई में है, ठीक है। गहराई नदी गराई नदी है, गराई और मिर्जापुर के अंदर है, गराई में। मेजा बांध बेलन नदी के ऊपर मिर्जापुर में है। अधवा बांध अधवा नदी के ऊपर मिर्जापुर में है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें आपका सिरसी बांध। सिरसी बांध जो है ये आपका बखेर नदी के ऊपर मिर्जापुर में है। परीछा बांध बेतवा नदी के ऊपर झांसी में है। गढ़वा बांध गढ़वा नदी के ऊपर चित्रकूट में है। जामिनी बांध जमिनी नदी के ऊपर ललितपुर में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी के ऊपर ललितपुर में है। शहजाद बांध शहजाद नदी के ऊपर ललितपुर में है। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी के ऊपर ललितपुर में है। सजनाम बांध सजनाम नदी के ऊपर ललितपुर में है। राजघाट बांध बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है, ये ललितपुर में स्थित है। मदोहा बिरमा नदी के ऊपर हमीरपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का उसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं सुकमा डुकमा, एक आपका डैम है। सुकमा डुकमा डैम जो है बेतवा नदी के ऊपर झांसी में है। चंद्रप्रभा नदी के ऊपर चकिया चंदौली जिले में है। कनहर बांध कनहर नदी के ऊपर रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के अंदर है। अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी के ऊपर महोबा में है। सलारपुर बांध आपका जो करदिया नदी है उसके ऊपर है महोबा में। और पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी के ऊपर झांसी में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आपकी एक नदी है मगई, तो मगई नदी के बारे में बात हो रही है। मगई नदी बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है।
यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों में बहते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी में आकर मिल जाती है। मगई नदी गंगा की उप सहायक नदी है और कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। आपके कुछ वेटलैंड्स हैं जो कि यूपी के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वेटलैंड्स जो यूपी के अंदर पाए जा रहे हैं? तो सबसे पहला बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये एक वेटलैंड्स है, ये आपका संत कबीर नगर में है और इसको 2021 में बनाया गया है। ठीक है। हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये एक वेटलैंड है, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में फैला हुआ है, तो भी 2021 में इसको मान्यता मिली है। सूर्य सरोवर यह कीथम झील, ये कहाँ पर है आपका? आगरा के अंदर है, इसको 2020 में मान्यता मिल दी गई है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये गोंडा के अंदर है और इसको भी 2019 में ही रामसर स्थल बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका समान पक्षी विहार, ये मैनपुरी के अंदर है, 2019 में इसको मान्यता मिली है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली के अंदर है, इसको 2019 में मान्यता मिली है। सांडा पक्षी विहार हरदोई के अंदर है, 2019 में मान्यता मिली है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव के अंदर है, 2019 में मान्यता मिली है। सरसई नवार झील इटावा के अंदर है, 2019 में मान्यता मिली है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा का विस्तार, ये 2005 में इसको मान्यता मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश वन और प्राकृतिक वनस्पतियां। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश में वन पढ़ेंगे और प्राकृतिक वनस्पतियों को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें बात करें हम उत्तर प्रदेश के वन नीति की, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति जो है वो 1952 में पेश की जाती है सबसे पहले, और दूसरी वन नीति 1988 में घोषित की जाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई। ठीक है। इसी लक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 में लागू की गई। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर प्रदेश में राज्य वन नीति 2017 लागू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 2000 और 2001 में लागू हुआ है। किसी राज्य में वनों का क्षेत्रफल वन क्षेत्र और वनावरण फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि कितना फॉरेस्ट कवर है और कितना फॉरेस्ट एरिया है उस पर। इसके अलावा प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। इसके अलावा अधिकतम मध्यम वन कहाँ पर है? ये 940 वर्ग किलोमीटर में आपको मिलेंगे। 940 एक वर्ग किलोमीटर में फैले होंगे वन। और खुला वन क्षेत्र 1357 किलोमीटर में, यानी सोनभद्र जिले के अंदर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई कहाँ पर है? भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो भाबर वाले इलाके होते हैं तराई वाले, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से लगे हुए हैं, पहाड़ों के जो गिरिपाद वाला सीन होता है। वनों के प्रकार में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, इसमें सदाबहार अर्ध सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश डिपेंड करती है, तो बारिश के हिसाब से ना वन पाए जाते हैं। जहाँ पर बारिश लगभग आपका 100 सेंटीमीटर या 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर आपको इसी टाइप के वन मिलते हैं। खासकर आपको जो 100 सेंटीमीटर तक होती है, तो उसमें आप पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। जहाँ पर वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होती है, 150 या उससे ऊपर होती है, लगभग 250-200 सेंटीमीटर के आसपास तक जो वर्षा होती है, ऐसे इलाकों में मिलते हैं आपको सदाबहार वन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 टाइप के वन मिलते हैं: उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये तराई और भाबर क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तराई और जो भाबर क्षेत्र है यमुना गंगा वाला, उधर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो भारत वन सर्वेक्षण द्वारा 2021 में ISFR द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है। ISFR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट।
ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है वो 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% है। तब की होना कितना चाहिए, 33%। और इसमें टोटल जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है आपका वो 11,560 किलोमीटर है। और संरक्षित जो वन है, प्रोटेक्टेड एरिया, उसका 296 किलोमीटर है। और अवर्गीकृत जो अनक्लास्ड है उसमें 5,528 वर्ग किलोमीटर में वन जो है फैला हुआ है। इसके अलावा आपका आपका जो ये आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ISFR, इसमें 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण 14,817 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 6.15% है। इसमें आपका 2,626 वर्ग किलोमीटर अति सघन है, और 4,029 किलोमीटर मध्यम सघन है, और 8,061 किलोमीटर खुले वन है। ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में संशोधन के आंकड़ों में 1,224 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, जिसकी लंबाई अगर हम बात करें तो लगभग 7,421 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में झाड़ियाँ, ठीक है, जो आपकी सर्ब होती हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है, 563 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.23% है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र, जो कि 2,436 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसके अंदर वन फैले हुए हैं। जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल 35% इलाके पर वन मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, भदोही। इसके टोटल जो एरिया है भौगोलिक क्षेत्रफल उसका 0.37% ही उस पर वन देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों में राल व गोंद प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा वन क्षेत्र से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, जैसे अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं यूपी के। सबसे पहला है सोनभद्र, जिसमें 35% है, फिर चंदौली, फिर चित्रकूट, फिर पीलीभीत और फिर श्रावस्ती। ये इसका सीक्वेंस है। और सबसे कम वन किस किस जिले में पाए जाते हैं यूपी के अंदर, तो आपका भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें वन नहीं पाए जाते हैं बिल्कुल भी। अधिकतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लगता है अपने पास में, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत और फिर चित्रकूट। ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं आपके, तो न्यूनतम क्षेत्रफल में भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हो जाएंगे आपके। अब देखते हैं वनों से होने वाले लाभ। तो बिरोजा व तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से मिलता है। ठीक है। कत्था खैर वृक्ष से मिलता है। बेंत बांस का उपयोग कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बीड़ी बनाने हेतु तेंदू नाम का एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा रेलवे लाइन के स्लीपरों और इमारती लकड़ी के रूप में जो साल की लकड़ी होती है, साल, चीड़, देवदार, सागौन, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,000 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और उनसे लकड़ियां प्राप्त होती हैं। गंगा नदी के मैदानी भाग में लगभग 200 प्रकार की घासें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2023-22-23 तक 6 वर्षों में प्रदेश में लगभग 137 करोड़ पौधों लगाए गए हैं। कागज का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर है। सबसे बड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली में मिलते हैं। ठीक है। लकड़ी के खिलौने जो हैं उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और वाराणसी में मिलते हैं। और खेल का सामान जो है कहाँ पर मिलता है उत्तर प्रदेश में, मेरठ के अंदर मिलता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में वन्यजीव। तो इसमें देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। ठीक है।
और भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया गया था 72 में। वन और वन्य प्राणी का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंदर में आता है और ये बात 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दी गई थी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, चीतल, सांभर, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी ये पाए जाते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा, 11 वन्यजीव अभयारण्य, 14 पक्षी विहार हैं आपके। ठीक है, 14 क्या है आपके? 14 पक्षी विहार है, 2 टाइगर रिजर्व है दुधवा के अतिरिक्त। ठीक है, दुधवा क्या है? नेशनल पार्क है, दुधवा के अतिरिक्त टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जो कि नवाबगंज पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है आपका? ये उन्नाव के अंदर है और इसको 1984 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? रायबरेली के अंदर है, 1987 में इसको बनाया गया है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार आपका कन्नौज के अंदर है और इसको 1988 में बनाया गया है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर के अंदर है और इसको 1990 में बनाया गया है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है आपका, ये 1990 में बनाया गया है और संत कबीर नगर के अंदर। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये हरदोई के अंदर बनाया गया है और 1990 में बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ के अंदर बनाया गया है। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार आपका ये अलीगढ़ के अंदर बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद में कुछ और आपके पक्षी वन्यजीव विहार हैं, आपके बर्ड सेंचुरीज हैं, जैसे शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? आपके अलीगढ़ के अंदर है। समान पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मैनपुरी के अंदर है। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार आपका बलिया के अंदर है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आपका आगरा इटावा के अंदर है। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार आपका गोंडा में है। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार आपका महोबा के अंदर है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार आपका एटा के अंदर है। इसके अलावा हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। तो पक्षी वन्यजीव विहार हो गए हमारे, अब खाली वन्यजीव विहार। ठीक है, जो आपके पार्क होते हैं जिसमें आपके जो आपके फॉरेस्ट एनिमल रहते हैं, जिसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये कब स्थापना हुई है इसकी? 1957 में इसकी स्थापना हुई। और इसमें किस किस प्रकार के पशु पक्षी मिलते हैं? तो इसमें आपको चंदौली चिकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ, ठीक है, ये आपको जानवर मिलेंगे इसमें। इसके बाद में किशनपुर पक्षी वन्यजीव विहार, किशनपुर पक्षी वन्यजीव विहार 1972 में बनाया जाता है। और इसमें कौन कौन से आपको जानवर मिलने वाले? तो इसमें लखीमपुर खीरी चीतल, ठीक है, तेंदुआ, हिरन और बारासिंगा ये मिलेंगे। इसके बाद बात करें कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है आपका 1976 में इसको बनाया गया था और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, तो बहराइच के अंदर है ये। तो बहराइच तेंदुआ, शेर, चीतल और प्रवासी पक्षी ये आपके कतरनिया घाट में मिलता है। इसके अलावा रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में इसको बनाया जाता है और इसमें जो मिलते हैं आपको चित्रकूट तेंदुआ, काला हिरन और चिकारा ये मिल जाते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो है 1979 में इसको बनाया जाता है और इसमें आपको क्या क्या जानवर मिलते हैं? तो आगरा इटावा घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन और प्रवासी पक्षी। इसके अलावा कैमूर वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ पर है आपका? मिर्जापुर के अंदर है। ठीक है, 1982 में इसको बनाया गया है और इसमें मिलेगा आपका मिर्जापुर, सोनभद्र तेंदुआ, चिकारा, काला हिरन और भालू आपका। इसके बाद में हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ के अंदर है। 1986 में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? इसमें मिलता है आपको लकड़बग्गा, बारासिंगा और मगरमच्छ और चीतल। ठीक है, ये चीज़ मिलेंगे। इसके अलावा सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है आपका, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार 1987 में इसको बनाया जाता है और इसमें जो जानवर मिलते हैं उसमें चीतल, शेर ये मिलते हैं और ये महाराजगंज जिला जो है उत्तर प्रदेश का उसमें मिलता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार जो है आपका 1988 में इसको बनाया जाता है
और ये उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर जिला है उसके अंदर, गोंडा और श्रावस्ती इसके अंदर मिलता है, और चीतल और शेर इस वन्यजीव विहार में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कछुआ वन्यजीव विहार। 1989 में इसको बनाया जाता है, और ये वाराणसी के अंदर है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है आपका? वाराणसी के अंदर है, और इसमें कछुआ जो मिलता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी, जिसमें कौवा, कबूतर, बगुला, सारस, कठफोड़वा, तोता, मैना एंड बुलबुल। ठीक है, ये सामान्यतः उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली, तीर धनुष की आकृति। ठीक है, दो मछली और तीर धनुष की आकृति। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शेर और गैंडा पशु लुप्त होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शेर और गैंडा जो पशु हैं वो नहीं देखने को मिलते। उत्तर प्रदेश में गैंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुकरेल वन्य वन लखनऊ के समीप स्थित है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है आपका, ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जिसको 1957 में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? दुधवा। और दुधवा कहाँ पर है आपके? लखीमपुर खीरी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। 1968 में स्थापित किया गया था इसको, और 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा भी दे दिया गया। दुधवा नेशनल पार्क को 1987 से 88 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश के अंदर पक्षी वन्यजीव विहार, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका इटावा पक्षी वन्यजीव विहार या इटावा सफारी। इटावा सफारी की स्थापना मुख्यतः एशियाई शेरों को वैकल्पिक वास स्थान उपलब्ध कराने और पर्यटन विकास के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, साथ ही इसमें लॉयन यानी शेर सफारी के साथ साथ डियर सफारी, एलिफेंट सफारी, लेपर्ड तेंदुआ सफारी और बियर भालू सफारी भी विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 12 अगस्त 2022 में लखनऊ में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क वन प्राणी उद्यान की स्वीकृति मिल गई है। तो किसने दी है? तो ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। वन्यजीव प्राणी सप्ताह प्रत्येक अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह आपका। रेड डाटा बुक का संबंध संकटग्रस्त विलुप्त प्राय जीवों से होता है। ठीक है, जो रेड डाटा बुक होता है, रेड डाटा बुक निकालता कौन है? एक संस्था है आपकी, इंटरनेशनल संस्था है, जिसका नाम है आपका UNSC। ठीक है, इसके अलावा मगरमच्छ व घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। तो घड़ियालों के लिए घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित कछुआ पुनर्वास योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसके कुछ पक्षी वन्यजीव विहार हैं, तो हमें नेट के थ्रू उस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि बात करें ये आपका मेरठ के पास गाजियाबाद, हापुड़, और यहाँ पर है आपका गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर है आपका ओखला पक्षी विहार। फिर है आपका अलीगढ़ के अंदर है शेखा झील पक्षी विहार। फिर ये है आपका एटा के अंदर क्या है आपका? पटना पक्षी विहार। ठीक है, एटा मैनपुरी के अंदर पटना पक्षी विहार है आपका। इसके बाद हम बात करें तो लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? कन्नौज के अंदर है ये रहा। ठीक है, सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? हरदोई के अंदर है, कन्नौज से लगा हुआ है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा के अंदर है। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? ये आपका है जो संत कबीर नगर है आपका, जो जिला है संत कबीर नगर, उसके अंदर है। ठीक है, इसके अलावा और पक्षी विहारों की बात करें जैसे सूर सरोवर, तो सूर सरोवर कहाँ पर है भाई? सूर सरोवर है आपका ये आगरा के अंदर। ठीक है, समान पक्षी विहार कहाँ पर है? तो समान पक्षी विहार आपका एटा मैनपुरी के अंदर है। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव के अंदर है ये रहा, उन्नाव। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज के अंदर है। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार
अलीगढ़ के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में विजय सागर पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है? आपके महोबा के अंदर है। समसपुर पक्षी विहार है आपका रायबरेली के अंदर दिख रहा है आपको मैप के अंदर, ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये कहाँ दिख रहा है आपको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपको प्रतापगढ़ के अंदर। और आपका जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? आपका बलिया के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका मैप है उत्तर प्रदेश का, और स्पेशल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार है उससे रिलेटेड है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार मैप के थ्रू, जैसे अमनगढ़ या कार्बोट टाइगर रिजर्व बफर, ये कहाँ पर है? बिजनौर के अंदर है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ के अंदर है। पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ पर है आपका? ये आपका पीलीभीत के अंदर। दुधवा कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी। और ये आपका आ जाएगा कतरनिया घाट। तो कतरनिया घाट जो आपका वन्यजीव विहार है कहाँ पर है आपका? ये आपका बहराइच के अंदर है कतरनिया घाट। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका सोहलेवा। तो सोहेलवा जो वन्यजीव विहार है आपका बलरामपुर के अंदर है। और सोहागी सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है आपका, ये कहाँ है आपका? महाराजगंज के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कछुआ वन्यजीव विहार, ये आपका वाराणसी के अंदर है। इसके बाद में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली के अंदर है। और कैमूर वन्यजीव विहार आपका, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है सोनभद्र के अंदर, ठीक है। और रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है आपका? चित्रकूट के अंदर है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जिले और कृषि, जिसमें जो मक्का अरहर चना वगैरह मिलते हों। तो मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर होती है? हरदोई के अंदर। हरदोई ये रहा आपका यहाँ पर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज से लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में मक्के की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? तो कन्नौज के अंदर होती है मक्के की सर्वाधिक खेती। इसके अलावा और फसलों की बात करें, जैसे कि सर्वाधिक मक्का जिला उत्पादक जिला कौन सा है? तो है आपका बहराइच, ये रहा, ठीक है। बहराइच बिल्कुल आपका बॉर्डर स्टेट है नेपाल से लगा हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एटा। एटा जो कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा से होती है, और सर्वाधिक जो उत्पादक जिला जो है ये एटा ही है, ठीक है। इसके अलावा अरहर की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता क्या है? इटावा है। तो इटावा के अंदर ये चीजें मिली है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है आपका? झांसी है। सर्वाधिक चना उत्पादक जो जिला है आपका झांसी है। और जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? झांसी के अंदर होता है। चना का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? बांदा के अंदर है, ठीक है। बांदा, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है। और अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र भी बांदा ही है। सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला कौन सा है? तो फतेहपुर है, ठीक है। फतेहपुर सबसे बड़ा अरहर उत्पादक जिला है आपका। इसके बाद में चने की सबसे ज्यादा फसल कहाँ पर होती है? तो गाजीपुर के अंदर होती है, ठीक है। इसी गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत जो है वो कितनी है? 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 1.08 हेक्टेयर है। प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है पूरा प्रदेश। कृषि जलवायु में के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन अलग अलग मिलते हैं आपके। वहीं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एट द ग्लांस 2022 जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है आपकी? तो टोटल लैंड का 10.34%, ये आपका एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूं पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की फसल की कटाई मार्च अप्रैल के बीच में हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, बदायूं, बरेली, आजमगढ़ और अलग जो स्टेट है आपके बागपत वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। जो आपका पठारी क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड वाले रीजन, वहां पर गेहूं की खेती नहीं की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की गई, जो अखिल भारतीय चावल कृषि का 12.29% रहा। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन 15.27% हुआ, जो अखिल भारत के चावल उत्पादन का लगभग 11.72% के आसपास रहा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में धान की बुआई कब होती है?
तो मई से जून के माह में हो जाती है, उसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से? शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज और आपका सिद्धार्थनगर। ये आपके इंपॉर्टेंट चावल उत्पादक जिले हो जाएंगे। आइए अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के जिले जो जिसमें कृषि जब सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और चावल हो गया। तो गेहूं की सर्वाधिक जो उत्पादकता है उत्तर प्रदेश में, वो आपका बागपत जिले के अंदर है। ठीक है, तो भाई बागपत से कौन है? कमेंट बॉक्स में बता सकता है मुझे। इसके बाद में बदायूं का सर्वाधिक क्षेत्र, बदायूं जो है उसमें बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा शाहजहाँपुर ये यहाँ पर है, और यहाँ पर सर्वाधिक चावल उत्पादकता होती है। हरदोई के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पाद होता है। ठीक है, और गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल हरदोई के अंदर है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद का जो सीन भी है वो हरदोई को दिया गया है। इसके अलावा चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल आजमगढ़ के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा सोनभद्र के अंदर ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता होती है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र के अंदर होती है, और बांदा के अंदर ज्वार उगाने का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अलावा ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल बांदा में है, पर सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ पर मिलती है? आपकी सोनभद्र इलाके में मिलती है। ओके, इसके अलावा महोबा, महोबा में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता होती है। ठीक है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादकता राज्य कौन सा है? तो आपका है मैनपुरी, एटा मैनपुरी। और सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा आपका? सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला आपका हो जाएगा आगरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब एक तो है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास में, दूसरा है कि सबसे ज़्यादा कम क्षेत्रफल में भी ज़्यादा फसल उगाई जा रही है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है मैनपुरी के पास में, पर सबसे ज़्यादा फसल आपकी आगरा के अंदर उगाई जाती है बाजरा को लेकर। ठीक है, तो ये थे आपके एग्रीकल्चर को लेके, आपके क्रॉप को लेकर जिलेवार आपकी जानकारी। इसके बाद मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो फसलें उगाई जाती है उसमें उत्तर प्रदेश फसल उगाने के मामले में देश में किस नंबर पर आता है, और देश के कुल उत्पादन का कितना % हिस्सा कवर करता है? तो ये आप देख सकते हैं, ये देश के कितने % हिस्सा उत्पादन का फसल को लेके कवर करता है उत्तर प्रदेश। तो चावल की बात करें तो चावल उत्पादन करने में दूसरे नंबर पर आता है, गेहूं उत्पादन करने में पहले नंबर पर आता है आपका। ठीक है, इसके बाद गन्ना उत्पादन करने में पहले नंबर पर आता है, कुल दलहन उत्पादन करने में 5वें नंबर पर आता है, तूर अरहर की दाल उत्पादन करने में 3 नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर, मसूर की दाल उत्पादन करने में आपका पहले नंबर पर आता है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बाजरा, तो बाजरा उत्पादन करने में आपका आता है दूसरे नंबर पर, और आपका सरसों उत्पादन करने में चौथे नंबर पर आता है, और तंबाकू उत्पादन करने में तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद बाजरे की खेती के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का बाजरे की खेती में जो वर्षा चाहिए होती है वो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो बाजरा है वो मई से जुलाई के माह में जो उसका बीच का महीना होता है इसमें बोया जाता है, और सितंबर से दिसंबर के बीच में काट लिया जाता है। ठीक है, बाजरा की खेती जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, बरेली, कानपुर इलाके में की जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस, औरैया, ये आपके बाजरा उत्पादक जिले हो जाएंगे। फिर मक्का की बात करें तो मकई जो है ये मई जून के बीच में बोई जाती है, और अगस्त सितंबर में इसको काट लिया जाता है मकई को। तो उत्तर प्रदेश में जो मकई है ये कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो इसमें बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा, कानपुर नगर और गोंडा। इसके अंदर बात करें जौ की, तो जौ के मामले में कहाँ कहाँ जौ उगाया जाता है? तो जौ जो है आपका एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा, महोबा, बुलंदशहर और जालौन, इसमें आपको जौ मिलने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि जो है वो शुष्क और जलोढ़ मिट्टी में होती है, एलुवाइल सॉइल में होती है। उत्तर प्रदेश में जो गरीब लोग हैं उनका प्रमुख खाद्यान्न क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों का खाद्यान्न आपका आपका जौ हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं चना, जो कि मुख्य फसल है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। चने की कृषि जो है उत्तर प्रदेश के हल्की दोमट मिट्टी में और शुष्क मिट्टी में की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चना उत्पादक जिले जिसमें झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर नगर और प्रयागराज है। चना की सबसे ज़्यादा पैदावार जो होती है बुंदेलखंड इलाके में होती है। इसके बाद हम बात करें अरहर, तो अरहर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान देखते हैं। तो अरहर जो है आपका ये अरहर उत्पादक जिले उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः अरहर के साथ साथ ज्वार बाजरा की फसलें भी बोई जाती हैं। इसके बाद बात करें गन्ने की, तो गन्ना 2021-22 में उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की औसत उत्पादकता है वो लगभग 81,500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। और 2021-22 में जो आपका गन्ने की खेती का क्षेत्रफल है वो 2.18 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था। और संपूर्ण भारत में गन्ने की खेती जो है लगभग 42.29% के क्षेत्रफल पे होती है। इसके बाद बात करें 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 177.43 मिलियन टन हुआ, जो देश की कुल गन्ना उत्पादन का 41% के बराबर है। ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र तराई और गंगा यमुना के दोआब हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दोआब क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो मेरठ है, गाजियाबाद है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है और मुरादाबाद है। ठीक है। इसके अलावा हापुड़, शामली और संभल भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का गन्ना माना जाता है। और प्रदेश में सर्वाधिक नकदी फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नकदी फसल जो है वो है आपकी गन्ना। मूंगफली की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मूंगफली खरीफ की फसल में गिनी जाती है। और मूंगफली की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलता है, तो कहाँ कहाँ उगाया जाता है मूंगफली की फसल को, तो उत्तर प्रदेश में मूंगफली की फसल जो है सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद और सहारनपुर जिले में उगाई जाती है। इसके अलावा सरसों की जो फसल है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलती है आपकी, तो सरसों की फसल एक रबी की फसल है आपकी, और ये उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर देहात, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, औरैया और हमीरपुर जिलों में मिलती है। ठीक है। इसके अलावा कपास की खेती उत्तर प्रदेश के किस इलाके में होती है, तो कपास की खेती की बात करें तो कपास की खेती गंगा यमुना के दोआब के बीच में होती है, जिसमें रोहेलखंड और बुंदेलखंड वाला इलाका है। उत्तर प्रदेश के कपास उत्पादक जिले में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, फिरोजाबाद और सहारनपुर ये जिले प्रमुख हैं जो कि कपास उत्पादन में फेमस हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख आम उत्पादक जिले जहाँ पर आम मिलते हैं, जैसे लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर और रायबरेली। इसके अलावा प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन जो है वो सहारनपुर, मेरठ में होता है। लंगड़ा आम कहाँ पर मिलता है, वाराणसी में मिलता है। और दशहरी आम कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लखनऊ के सीमावर्ती जो इलाके हैं उन वाले इलाकों में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप की फसल उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमारा आ रहा है आम, तो आम जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलता है, मेनली लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर में। गन्ने का उत्पादन तराई क्षेत्र में होता है उत्तर प्रदेश के। आंवला प्रतापगढ़ और प्रयागराज में मिलता है आपका। अमरूद शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद जिलों में मिलेगा। हल्दी के लिए बुंदेलखंड फेमस है आपका। और इसके अलावा अफीम, अफीम के लिए क्या फेमस है आपका, तो अफीम के लिए फेमस है आपका बाराबंकी। ठीक है। अफीम के लिए क्या फेमस है आपका, बाराबंकी। अमरूद के लिए फेमस है आपका इलाहाबाद, प्रयागराज। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। आम के लिए प्रशिक्षण व प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक, उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन का 60% से अधिक जो है उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा बात करें आपका पान उत्पादन में, तो पान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो पान उत्पादन में उत्तर प्रदेश पान की प्रमुख प्रजातियां जिसमें महोबा, देसावरी, ठीक है, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा और आपका रामटेक, इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी के पान मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा पान का प्रयोग वह प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है, वहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अलग जिले और वहाँ की प्रमुख फसलें, जैसे प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में मिलती है। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श उत्पादन केंद्रों में पुष्प उत्पादन केंद्रों में आपका लखनऊ स्थित है। ठीक है। कन्नौज में पुष्प से इत्र बनाया जाता है कन्नौज के अंदर, और ये बहुत पुरानी प्रथा है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि भारत के अंदर जो इत्र बनाने की जो परंपरा है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, कि कौन लेके आया था।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1974 में उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। इसकी कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग व प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी में स्थापित किया गया है। तो कृषि निर्यात क्षेत्र, ठीक है। तो आलू, आलू सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश में? आगरा में मिलता है, हाथरस में, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद और फिरोजाबाद। इसमें मिलेंगे आपको आम, ठीक है, सॉरी आलू। और अगर हम आम की बात करें तो आम कहाँ मिलेगा आपको? आम मिलेगा लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी। वहीं आम कहाँ मिलेगा आपका? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और अमरोहा में। बासमती चावल कहाँ मिलने वाले हैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर? तो बासमती चावल मिलेंगे भाई आपको बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बागपत, ठीक है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में पशुपालन व दुग्ध विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन व दुग्ध विकास जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में फसल चक्र की बात करें हम तो फसल चक्र में आपका, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है आपका, जो कि बिहार से टच है पूरा इलाका, इसमें धान, मसूर, ज्वार, अरहर, गेहूं और धान और मटर ये फसलें देखने को मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप मक्का, आलू और प्याज, मक्का, आलू, गेहूं, धान, गेहूं और जौ इस टाइप की फसलें देखेंगे। और बुंदेलखंड जो बीच वाला इलाका है नीचे वाला, उसमें देखेंगे आप ज्वार, अरहर, ज्वार चना, ज्वार अरहर और परती गेहूं और तिल, ठीक है, परती गेहूं तिल ये देखने को मिलेंगे। अलसी मिलेगा, कोदो मिलेगा, चना मिलेगा, ज्वार मिलेगा और जौ मिलेगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका क्या क्या मिलेगा? धान मिलेगा आपको, मक्का मिलेगा, गेहूं मिलेगा, ठीक है, धान, गेहूं, सरसों, धान, गेहूं और आपको क्या मिल जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और हरी खाद ये मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ज्वार, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना ये मिल जाएंगे आपको जो मिडल वाला बुंदेलखंड वाला इलाका है उसके अंदर। इसके अलावा पशुपालन की दृष्टि से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के अंदर तो 20वीं पशु जनगणना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में। और इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पशुओं की संख्या जो है वो 68 मिलियन थी, ठीक है, जो देश में पहले नंबर पर आती है। देश में जो पशुओं की संख्या उसके हिसाब से देश में पहले नंबर पर आती है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में ना नंबर जो आता है वो दूसरा नंबर आता है, ठीक है। और राजस्थान जो है देश का लगभग 15% दूध उत्पादन करता है और उसके साथ वो उसके पहले नंबर पर आता है। देश में कुल दूध उत्पादन का लगभग 14.93% जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। और 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में 20-21 के अनुसार दूसरे नंबर पर, सॉरी पहले नंबर पर आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ खनिज संसाधन हम देख लेते हैं, जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ मिलता है आपका? तो मिर्ज़ापुर इलाके में मिलता है, ठीक है, और सोनभद्र इलाके में मिलता है। कोयला जो है सिंगरौली और सोनभद्र इलाके में मिलता है। बॉक्साइट आपका बांदा, वाराणसी और ललितपुर वाले इलाके में मिल जाएगा आपको। वहीं अगर मैं बात करूँ डोलोमाइट, तो डोलोमाइट जो आपका मिलेगा सोनभद्र इलाके में मिलेगा और बांदा वाले इलाके में मिल जाएगा आपको। इसके बाद में बालू ये कहाँ मिलेगा? प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट के अंदर। पोटास कहाँ मिलेगा? ये प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र में मिलेगा। और आपका एंडालुसाइड जो है आपका ये कहाँ मिलेगा आपका? ये मिलेगा आपका सोनभद्र और आपका मिर्ज़ापुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके जो आपके खनिज संसाधन है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं, जैसे पायरोफ्लाइलाइट ये कहाँ मिलता है? झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में। सेल खड़ी कहाँ मिलता है? हमीरपुर और झांसी में, ठीक है। और पायराइट्स कहाँ मिलता है आपका? सोनभद्र के अंदर। रॉक फास्फेट कहाँ मिलेगा? ललितपुर के अंदर। और उसके बाद फायर क्ले ये कहाँ मिलेगा? बांसी, मकरी, खो ये मिर्ज़ापुर के अंदर, ठीक है, और सोनभद्र के अंदर। हीरा कहाँ मिलेगा? बांदा और मिर्ज़ापुर के अंदर। सोना सोनभद्र और ललितपुर के अंदर। तांबा ललितपुर के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सोना कहाँ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र और ललितपुर के अंदर मिलता है। इसके अलावा तांबा आपका ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ मिलेगा? यूरेनियम आपका ललितपुर में मिलेगा। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में मिलता है। इसके अलावा बात करें एस्बेस्टेस, तो एस्बेस्टेस जो है आपका मिर्ज़ापुर और झांसी में मिलता है। जिप्सम आपका झांसी और हमीरपुर में।
सैंडस्टोन आपका मिर्जापुर में मिलेगा और डायस्पोर आपको कहाँ मिलेगा, हमीरपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर में। ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा आपका, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन और सोनभद्र वाले इलाके में। अगर हम मैप के हिसाब से समझने की कोशिश करें उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन वाले प्रमुख जिले, और वही मैप के हिसाब से अगर हम समझें तो मैप के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे कि ये है आपका अलीगढ़, तो अलीगढ़ में क्या मिल रहा है आपका, कांच बालू। ये मथुरा है, मथुरा में आपको क्वार्टाइज मिल रहा है। इसके बाद में जैसे कि आपका जालौन है, तो जालौन के अंदर क्या मिल रहा है आपको, ग्रेनाइट मिल रहा है। और झांसी, झांसी के अंदर क्या मिल रहा है आपको, कांच बालू मिल रहा है, ठीक है। पायरोफाइलाइट मिल रहा है आपको, डायस्पोर पोटास मिल रहा है, सेल खड़ी मिल रहा है, एस्बेस्टेस मिल रहा है आपको, जिप्सम मिल रहा है। इसके अलावा ये है आपका महोबा, और महोबा में क्या मिल रहा है आपको, डायस्पोर मिल रहा है, पायरोफाइलाइट मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, यूरेटिक सॉरी आपका डायस्पोर पायरोफाइलाइट मिलता है। ललितपुर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, इसमें आपको तांबा, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफाइलेट और डायस्पोरा, ठीक है। तो ललितपुर वाला इलाका है ना, ये आपका जो इंडियन डेक्कन प्लेट है ये उसका हिस्सा है। तो इंडियन डेक्कन प्लेट जो कि पूरी आपकी ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको तांबा, रॉक फास्फेट, यूरेनियम, सोना, प्लेटिनम ये चीज़ें मिल ही जाती हैं। हमीरपुर का जो आपका जिला है, हमीरपुर के अंदर क्या मिलता है आपका, पायरोफाइलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर और सेल खड़ी। बांदा के अंदर हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, बेस मेटल्स, रॉक फास्फेट, इसके बाद मैग्नेसाइट और कांच बालू ये मिल जाता है। इसके अलावा प्रयागराज जो है आपका जो इलाहाबाद है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कांच बालू, पोटास और क्वार्टाइज। ये है आपका सोनभद्र, और सोनभद्र के अंदर आपको क्या मिलेगा, सोनभद्र के अंदर आपको मिलेगा संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कोयला और ये सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली मिलता है कोयला और सोना। और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में क्या मिलने वाला है, तो मिर्ज़ापुर में आपको मिलेगा एंडालुसाइट, पाइराइट्स, ठीक है, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन इसको बोलते हैं। हीरा मिलेगा आपको, संगमरमर मिलेगा, चूना पत्थर, फायर क्ले और डोलोमाइट मिलेगा। चंदौली में क्या मिलेगा, बॉक्साइट, कांच बालू, पोटास लवण, सैंडस्टोन और क्वार्टाइज मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख कुटीर और लघु उद्योग है, तो हम वो कुटीर और लघु उद्योग की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं हम कुटीर और लघु उद्योग कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे कि दरी निर्माण, तो दरी निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, सीतापुर में होता है, बरेली में होता है, आगरा में होता है, अलीगढ़ में होता है, इटावा में, मिर्जापुर में और शाहजहाँपुर में। गलीचा निर्माण कहाँ पर होता है, आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर के अंदर। दिया सलाई का उद्योग कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर। साबुन उद्योग कहाँ है उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर, आगरा, मोदीनगर और मेरठ के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा और गाजियाबाद के अंदर है। नल के पाइप प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ के अंदर है। औषधि निर्माण कहाँ पर होता है, कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। टार्च का निर्माण कहाँ पर होता है, लखनऊ के अंदर होता है। रंग रोगन व वार्निश का काम कहाँ पर होता है, मेरठ, कानपुर, मोदीनगर, बरेली और लखनऊ के अंदर। सिगरेट निर्माण का कारखाना कहाँ पर है, आपका सहारनपुर और गाजियाबाद के अंदर सिगरेट निर्माण होता है सबसे ज़्यादा। और हथकरघा यानी हाथों से चीज़ें बनाई जाना और सूती वस्त्र जो है ये मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ, ठीक है, मुबारकपुर। कंबल निर्माण का काम कहाँ पर होता है, तो मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद, ठीक है, और लावंड ये होता है मेरठ के अंदर, ठीक है। लकड़ी फर्नीचर का काम हाथरस, वाराणसी और सहारनपुर और बरेली के अंदर। और लकड़ी की नक्काशी का काम सहारनपुर और नगीना के अंदर होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करें अन्य उद्योग जैसे लकड़ी के खिलौने बनाना, तो लकड़ी के खिलौने आपके लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं। बेंत से बनी छड़ियाँ जो होती हैं ये बरेली के अंदर बनती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका खेल का सामान, ये आगरा और मेरठ के अंदर मिलेगा। पीतल और कलई के बर्तन कहाँ मिलेंगे, वाराणसी, मिर्जापुर, फरुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। इसके अलावा और कहाँ मिलेंगे आपको, शामली, हापुड़ और बड़ौद इसमें मिल जाएंगे आपके। इसके अलावा बर्तन पर कलाई एवं नक्काशी तो कहाँ मिलेंगे, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर के अंदर। पीतल के ताले और सरोते ये कहाँ मिलेंगे आपको, चाकू हो गया, कैंचिया हो गया, छुरे हो गए, ये कहाँ मिलने वाले हैं, ये हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ। अलीगढ़ का ताला आपने सुना भी होगा।
इसके अलावा पीतल की मूर्तियाँ मथुरा के अंदर है, लोहे के बाट जो हैं आपका सहारनपुर और आगरा के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जरी, चिकनकरी और गोटे का काम, ये कहाँ पर होता है? लखनऊ और वाराणसी के अंदर होता है। हाथ से बना कागज जो है ये मथुरा, कालपी और कागजी सराय में मिलता है। इसके अलावा इत्र, इत्र कहाँ पर है आपका? कन्नौज काफ़ी फेमस है इत्र के लिए, ठीक है। गाजीपुर, इसके अलावा गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज। मिट्टी के खिलौने कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको आगरा के अंदर। और बिस्किट का कारखाना कहाँ पर है? मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़। बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग का केंद्र है। सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? तो कानपुर है। 2021-22 और 22-23 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिलों में गोरखपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, कानपुर है, शाहजहांपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, अयोध्या है, बस्ती है और आपका बरेली हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर गुड़ बनाने की बात करें तो गुड़ बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो तीसरे नंबर का आता है। सूती वस्त्र जो उत्पादन जिले हैं वो कानपुर है, मेरठ है, आगरा है, बरेली है, गाजियाबाद है, हरदोई है, हाथरस है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, ये जो ज़िले हैं ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो कानपुर नगर को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर आदि जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग का कारखाने हैं। इस कारण से इसको कानपुर शहर को उत्तर भारत का क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थित कारखाने और कौन-कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में स्थित कारखाने हैं आपके जैसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ है? ये है आपका मडुआ डी, वाराणसी के अंदर। सिंगरौली कोयला खान, ये कहाँ है? सिंगरौली, सोनभद्र के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा उर्वरक कारखाने कहाँ पर हैं? तो उर्वरक कारखाने आपके फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आंवला, बरेली के अंदर। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? ये कानपुर के अंदर है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका? नैनी, प्रयागराज के अंदर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये रायबरेली और नैनी के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी के अंदर है। इसके अलावा डीप फ्रिज मीट प्लांट, ये कहाँ है? टूंडला, फिरोजाबाद में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये कहाँ है आपका? झांसी में। सीमेंट कारखाना, ये कहाँ पर है आपका? चुर्क और डाला, ये कहाँ है आपका? सोनभद्र में। और अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका लखनऊ के अंदर। करें भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है। उर्वरक कारखाना जिसको हम इफ्को बोलते हैं, ये आपका आंवला, बरेली में और फूलपुर, प्रयागराज में, ठीक है। तेल शोधक कारखाना मथुरा के अंदर है। हिंडाल्को इंडस्ट्री जो कि एल्युमिनियम के लिए फेमस है, ये रेणुकूट, सोनभद्र जिले के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा परमाणु शक्ति केंद्र जो है आपका, ये कहाँ पर है? तो परमाणु शक्ति केंद्र आपका नरोरा, बुलंदशहर के अंदर है। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका? ये कानपुर शहर के अंदर है। इसके अलावा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को चालू किया है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना में कौन कौन से उत्पाद आ रहे हैं और किस किस जिले में आ रहे हैं? जैसे कि अमरोहा, अमरोहा में ढोलक वाद्य यंत्र, एक जिला एक उत्पाद। अमेठी के लिए मूंज, अलीगढ़ के लिए ताले और हार्डवेयर, अंबेडकर नगर के लिए वस्त्र उत्पाद, आगरा के लिए चमड़े का उत्पाद, आजमगढ़ के लिए काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, इटावा के लिए वस्त्र उद्योग, प्रयागराज के लिए मूंज, वहीं बस्ती के लिए आपका हो जाएगा कास्ट शिल्प, वुड क्राफ्ट, बहराइच के लिए गेहूं, डंठल, हस्तशिल्प, बागपत के लिए आपका सजावटी सामान, बाराबंकी के लिए आपका कपड़ा उत्पाद, बांदा फेमस रहेगा आपका संजर पत्थर शिल्प के लिए, बिजनौर रहेगा आपका कास्ट शिल्प यानी वुड क्राफ्ट के लिए। इसके अलावा बुलंदशहर रहेगा आपका चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए और मऊ रहेगा आपका वस्त्र उत्पादन के लिए, ठीक है। इसके अलावा उन्नाव रहेगा आपका जरी जरदोजी, एटा रहेगा आपका घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद, औरैया रहेगा दुग्ध प्रसंस्करण यानी देसी घी के लिए, ठीक है।
इसके अलावा मथुरा रहेगा आपका स्वच्छता संबंधी उपकरण, और महाराजगंज फेमस रहेगा एक जिला एक उत्पाद में फर्नीचर के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो कन्नौज आपका फेमस रहेगा वो इत्र के लिए रहेगा, कानपुर देहात एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए रहेगा, कानपुर नगर चमड़े के उत्पादन के लिए रहेगा, कासगंज जरी जरदोजी के लिए रहेगा, कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद, कौशाम्बी आपका केले के लिए, गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पादन, ठीक है। गाजीपुर आपका जूट वॉल हैंगिंग, गोरखपुर टेराकोटा के लिए, और गोंडा खाद्य प्रसंस्करण यानी दाल के लिए। वहीं महोबा आपका हो जाएगा पत्थर शिल्प के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए हो जाएगा, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए फेमस हो जाएगा आपका, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा खेल के सामान के लिए, मैनपुरी हो जाएगा तारकसी कला के लिए, रामपुर हो जाएगा पेच वर्क के साथ एप्लिक्स वर्क के लिए, ठीक है। रायबरेली हो जाएगा कास्ट शिल्प यानी वुडक्राफ्ट के लिए, लखनऊ हो जाएगा चिकन करी के लिए जरदोजी के लिए, और लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के लिए हो जाएगा आपका एक जिला एक उत्पाद में। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट के लिए, जैसे कि आपका नेक्स्ट है आपका गोंडा, ये दाल के लिए है आपका, गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्र के लिए फेमस हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका चित्रकूट, ये लकड़ी के खिलौने, और चंदौली जरी जरदोजी के लिए हो जाएगा। वहीं आपका ललितपुर हो जाएगा जरी सिल्क साड़ी, वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी, और शामली हो जाएगा लोह कला के लिए, ठीक है।